हमारा वीडियोस का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें हम डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा प्रोसेस क्या होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कैसे डायबिटीज़ गुर्दे को तबाह करती है, कितना टाइम लेती है और कौन से अनासर हैं जो इसमें शामिल होते हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमने डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ को या वो डायबिटीज़ के मरीज़ जिनमें गुर्दे का मर्ज़ हो जाए उनको मैनेज कैसे करना है। आपने इस लफ्ज़ को याद रखना है, मैनेज, मैनेजमेंट, नॉट ट्रीटमेंट। और इससे अगले एपिसोड में हम चलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ, वो क्या होती है और कैसे उसको रिवर्स करके आप अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। और डिस्कशन चल रही है हमारी डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़। पिछली एपिसोड को देख के आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मर्ज़ है, किस किस लेवल पे जाके गुर्दे को और जिस्म के बाकी हिस्सों में खून की शरीयानों को डैमेज करता है, बाकी टिश्यू को डैमेज करता है। इसी मुनासबत से इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैनेजमेंट का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ करूँगा बार-बार कि ट्रीटमेंट में हम लेते हैं टिपिकल पाकिस्तानी ट्रीटमेंट। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी एक बात सुनी, 2 से 5 मिनट में अपना नुस्खा लिखा और उसके बाद आप फ़ारिग। इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट, जो कि उतनी ही यूज़लेस है जैसे ट्रीटमेंट ना होना। पर पाकिस्तान की इकॉनमी में क्योंकि मरीज़ और डॉक्टर दोनों के लिए अफोर्डेबल ही यही चीज़ है, इसलिए हम इसी पे इक्तफ़ा करके बैठ जाते हैं। अगर हम अपनी डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड किडनी डिज़ीज़ को अच्छा मैनेज करना चाहें तो हमें लफ्ज़ यूज़ करना पड़ेगा मैनेजमेंट। और हमें इन 2 दवाइयों या 5 दवाइयों वाले नुस्खे से निकल के आगे देखना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होती है और ये सारी एपिसोड इसी चीज़ के बारे में है। फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो गई, 15-20 साल उसने टिपिकल पाकिस्तानी पैटर्न में कोई टेंशन नहीं ली और फिर अचानक वो एक दिन गिर गया और पता चला कि उसकी जो क्रिएटिनिन है वो बहुत ज़्यादा है। अब फ़र्ज़ करें कि ये स्टेज 5 और क्रिएटिनिन 6 नहीं है, बल्कि ये स्टेज 3 और बड़ी अर्ली डिज़ीज़ है, 1.5 1.6, और हमने इसको इस स्टेज पे पकड़ लिया। बेहतर तो यही था कि इस मरीज़ का डायबिटीज़ डायग्नोज़ होते ही रेगुलर हर साल या साल में 2 दफ़ा मुकम्मल चेकअप होता, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन और पेशाब में प्रोटीन को देखा जाता और पहली झलक प्रोटीन के नज़र आते ही उसको कंट्रोल कर लिया जाता, डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया जाता और गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने से बचा लिया जाता या इवन उसको ख़त्म भी कर दिया जाता। पर अब क्योंकि ये मरीज़ वो सारी स्टेजेस क्रॉस कर चुका हुआ है, स्टेज 3 का पेशेंट ये बन चुका है, अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले हम उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसको आप और पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत ज़रूरी समझते हैं और जिसको मैं एक नेसेसरी सेगमेंट तो ज़रूर समझता हूँ, लेकिन ये सबसे ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ़ एक अहम पार्ट है मैनेजमेंट का, ये मुकम्मल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट नहीं है और इसका नाम है आपकी दवाइयाँ। अच्छा जी, जो बड़े-बड़े केमिकल्स या अद्वियात हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, उनके ग्रुप्स का मैं वन बाय वन करके नाम लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इस हर ग्रुप में से एक दवाई का भी नाम लेता जाऊँ। सबसे पहले आते हैं बिगुआनाइड्स और ये हमारी कॉमन दवाइयाँ हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन जिसको हम ग्लूकोफेज कहते हैं। उसके बाद आते हैं सल्फोनाइलूरियाज़ जिनकी कॉमन दवाई जो हम यूज़ करते हैं जिसको ग्लिमिप्राइड या ग्लिपिज़ाइड कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पायोग्लिटाज़ोन, जैसे एक्टोस के नाम से हम दवाई यूज़ करते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो कॉमनली हम पाकिस्तान में डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये वो दवाइयाँ हैं जो हमारी आवाम के दिमाग में प्रोफ़ेसर्स के ज़रिए और टिपिकल प्रैक्टिस के ज़रिए बैठ चुकी हुई हैं और जिस तरह हमें अपने पुराने ख़यालात और पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से रिप्लेस करने में बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया के कल्चर में। इसी तरह इन दवाइयों को छोड़ के जो नई दवाइयाँ हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी में भी अभी हमें काफ़ी टाइम लग रहा है। ये दवाइयाँ
उस वक़्त यूज़ की जाती हैं जब आपको गुर्दे का मर्ज़ यूजुअली ना हो, क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो गुर्दे का मर्ज़ होने के बाद ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जैसे कि जो ग्लूकोफ़ेज है, उसकी हमें जीएफ़आर 35 से कम पे डोज़ एडजस्ट करनी पड़ती है, नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो ग्लिमिप्राइड या ग्लिपिज़ाइड हैं, उनकी वजह से शुगर आपकी बहुत लो हो सकती है, क्योंकि ये दवाइयाँ ज़्यादातर किडनी और पेशाब के रास्ते एक्सक्रीट होती हैं। जब आपका किडनी फंक्शन कम होता है, तो ये दवाइयाँ ब्लड में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है। जो गुर्दे के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के वो पेशेंट जिनको गुर्दे का मर्ज़ हो चुका है, उनमें हम 3 जो नए लेटेस्ट केमिकल हैं, वो यूज़ करने की प्रेफ़रेबली कोशिश करते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास DDP4, जिसका नाम है डाइपेप्टाइल पेप्टिडेज़ 4 इन्हिबिटर्स। इनमें जो कॉमन दवाइयाँ हैं सीटाग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन, ये भी आप अक्सर यूज़ कर चुके होंगे। इन्होंने शो किया है कि ये डायबिटीज़ के वो मरीज़ जिनको गुर्दे का मर्ज़ हो, जिनको प्रोटीन यूरिया हो रहा हो, उनमें प्रोटीन यूरिया किसी हद तक कम करते हैं और इनकी डोज़ को भी कोई बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ये स्टेज 4 किडनी डिज़ीज़ में भी सेफ़ होते हैं। फिर हमारे पास अगली क्लास आती है SGLT2 इन्हिबिटर्स, जिनका मैं हमेशा ज़िक्र करता रहता हूँ। ये डायबिटीज़ को भी बेहतर करते हैं, कुछ मरीज़ों में ये वेट लॉस भी कराते हैं। बहुत ही अहम किडनी प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं, जैसे कि डेपाग्लिफ्लोज़िन, एम्पाग्लिफ्लोज़िन, कैनाग्लिफ्लोज़िन। ये सिर्फ़ ना आपकी शुगर को बेहतर करते हैं, हीमोग्लोबिन A1C को बेहतर करते हैं, गुर्दे को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटीन यूरिया को बहुत हद तक कम करते हैं, गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ़्तार को बहुत हद तक कम करते हैं और गुर्दे और डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर वगैरह, उनमें भी बहुत ही मुफ़ीद साबित होते हैं। उसके बाद तीसरी क्लास इस ग्रुप में जो कि गुर्दे के मरीज़ों में, डायबिटीज़ वाले गुर्दे के मरीज़ों में यूज़ करनी चाहिए डायबिटीज़ के लिए, वो हैं GLP-1 एगोनिस्ट, जिनको अगेन मैं एक प्रीवियस एपिसोड में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ये वही हमारी टिपिकल ड्रग है जिसको ओज़ेम्पिक या सेमाग्लुटाइड कहते हैं। ये हमारे अंदर हार्मोनल एक्सेस को, स्पेशली भूख लगने वाले हार्मोन को इस तरह कुछ एडजस्ट करते हैं कि आपकी भूख कम हो जाती है, आपका वेट लॉस होता है और आपको बेतहाशा जो कार्डियोवैस्कुलर फ़वाइद हैं वो होते हैं, जिनमें गुर्दे के मर्ज़ की जो बढ़ती हुई रफ़्तार है वो कम हो जाती है, प्रोटीन यूरिया भी कम हो जाता है, आपका वेट लॉस होता है, आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ चली जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ GLP-1 एगोनिस्ट की, इनका अभी तक हमारे पास ऑब्ज़र्वेशनल एविडेंस था। जो एक कन्फर्म स्टडी इस सारे को साबित करने के लिए आ रही है, वो मोस्ट लाइकली इसी साल किसी वक़्त पब्लिश हो जाएगी, जिसका कुछ डेटा पहले ही पब्लिश हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये दवाइयाँ डायबिटीज़, डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिज़ीज़ और डायबिटीज़ के बगैर भी जो किडनी डिज़ीज़ है, उसमें भी FDA अप्रूव हो जाएगी। पर आपने याद रखना है कि ये भी सारी दवाइयाँ हैं, इनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ के बड़े सीरियस हैं, कुछ के सीरियस नहीं हैं और क्या इसका मतलब है आपने ये दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी? बिल्कुल भी नहीं। उसका ये मतलब होता है कि आपने ये अद्वियात अपने डॉक्टर की सुपरविज़न में यूज़ करनी है, ताकि वो इन एडवर्स इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रख सके और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट की झलक नज़र आए, तो वो उनको अच्छा मैनेज कर सके। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने ज़रूरत के वक़्त ये दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी। बस आपने जब आपको ज़रूरत ना हो, तब आपने ये दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी, ये मैं हमेशा रिकमेंड करता होता हूँ। नई दवाइयों के इन्हीं दौड़ में बहुत सारी नई अद्वियात इस वक़्त रिसर्च में हैं, जो कि डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिज़ीज़ में फ्यूचर में यूज़ की जा सकेंगी। उनमें से एक तो अप्रूव हो चुकी है, जिसका नाम है फिनरिनोन या कैरेंडिया, जिसको अगेन हम पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये डायबिटीज़ में तो हेल्प नहीं करती, लेकिन जो डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिज़ीज़ है, उसकी वजह से जो प्रोटीन यूरिया है, उसको बहुत बेहतर करती है। इसी तरह तकरीबन 1 दर्जन दवाइयाँ हैं जो इस वक़्त रिसर्च में हैं, प्रूव नहीं हो सका कि वो फ़ायदेमंद हैं, लेकिन आइंदा आने वाले सालों में वो भी प्रूव हो जाएँगी। और उस वक़्त हम फिर एक सेपरेट एपिसोड करेंगे, इनोवेशन इन मेडिसिन फॉर डायबिटिक किडनी डिज़ीज़। अब हम गियर चेंज करते हैं और मैं अपने फ़ेवरेट पार्ट की तरफ आता हूँ।
ये तो थी सारी अद्वियात। मरीज़ पाकिस्तान में डॉक्टर का नुस्खा पकड़ के समझता है कि डॉक्टर ने कोई अपने बड़े एक्सपीरियंस से जादुई तरीके से मुझे कोई दवाई लिख दी है, अब हुआ शाफ़ी और मुझे शिफ़ा हो जानी है क्योंकि डॉक्टर के हाथ में शिफ़ा थी। मैं आपके कल्चरल या रिलीजियस कॉन्सेप्ट को तो चैलेंज नहीं करना चाहता, पर मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप लॉजिकली उन गोल्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको ये दवाइयाँ असर नहीं करेंगी और इन दवाइयों के साथ जब तक आप लाइफ़स्टाइल को ऐड नहीं करेंगे, तब तक भी ये दवाइयाँ असर सिर्फ़ एक हद तक ही करेगी। उसके बाद आपको इनकी डोज़ बढ़ानी पड़ेगी, पीछे से जो डैमेज हो रहा है, वो चलता रहेगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे आप खड़े एक ही जगह पर वॉक कर रहे हैं, पाँव-टाँगे ऊपर-नीचे कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं जा नहीं रहे। यही बिल्कुल इन दवाइयों की एग्ज़ाम्पल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जाना किधर है और अगर इन दवाइयों के साथ आप उधर नहीं जा रहे, तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है, "डॉक्टर साहब, मैं जा किधर रहा हूँ? कि मैं उधर ही खड़ा हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था या बल्कि मैं रिवर्स होके ज़्यादा खतरे की तरफ जा रहा हूँ। आप तो मुझे लग रहा था कि दवाइयों के ज़रिए खतरे से बाहर खींच रहे हैं।" तो वो होते हैं हमारे गोल्स कि आपने इन दवाइयों से अचीव क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ब्लड शुगर कंट्रोल की तरफ चलते हैं कि आपने ब्लड शुगर को किस तरह कंट्रोल करना है। ब्लड शुगर पे नज़र रख के भी इन दवाइयों पे नज़र रखी जा सकती है, इनके टारगेट देखे जा सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा साइंटिफिक और मौसर तरीका अभी हमारे पास है, वो है हीमोग्लोबिन A1C लेवल, जो आपको बताता है आपकी पिछले 3 महीनों की प्रोग्रेस के आपकी ब्लड शुगर पिछले 3 महीने कैसी रही। जो स्टेज 3 और 4 के पेशेंट हैं, उनमें हीमोग्लोबिन A1C टारगेट होता है 6.5 और 7 के दरमियान। इसका मतलब है कि आपकी हीमोग्लोबिन A1C 6 और 7% के दरमियान रहनी चाहिए। जो स्टेज 5 के पेशेंट होते हैं और एल्डरली पेशेंट होते हैं, उनमें इस टारगेट को थोड़ा-सा लूज़ कर दिया जाता है, तकरीबन 7 टू 8%। और जिसकी वजह ये है कि इतना टाइट ग्लूकोज़ कंट्रोल ना हो जाए कि पेशेंट की ब्लड शुगर इतनी लो हो जाए कि वो गिर ही जाए और उसको कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए। स्टेज 3 और 4 के पेशेंट क्योंकि ज़्यादा अलर्ट, यंग और एक्टिव होते हैं, तो उनमें हम ये थोड़ा-सा टाइट कंट्रोल लेके चल सकते हैं। तो पहला टारगेट हो गया आपका हीमोग्लोबिन A1C। अच्छा, ये आपने साइंटिफिक और स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल जो गाइडलाइंस हैं, उसकी नज़र में देखना है। अगली एपिसोड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इन टारगेट्स को यहाँ पे रोक नहीं देना, बल्कि अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करके हीमोग्लोबिन A1C को 5.5% से नीचे लेके आना है, पर वो एक सेपरेट डिस्कशन है उन मोटिवेटेड पेशेंट्स के लिए जो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। ये हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, वेस्टर्न स्पेसिफिक गाइडलाइंस डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए जिनको गुर्दे का मर्ज़ है और वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर कि आपका डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जो किडनी डिज़ीज़ है उसमें आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर आपके पेशाब में प्रोटीन नहीं है तो ब्लड प्रेशर का टारगेट तकरीबन आपका 120/80 है। 130 से तो हर वक़्त नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर आप 120 से भी नीचे ले आएँ तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर आपको पेशाब में प्रोटीन भी है, बेशक वो मामूली सा प्रोटीन है, 30 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन यूरिया से ज़्यादा है, तो आपका ब्लड प्रेशर का टारगेट होना चाहिए 110/70 और यहाँ पे आपने इसको टाइटली कंट्रोल करके रखना है। आज पेशेंट समझते हैं कि जो प्रोटीन यूरिया कम करने वाली दवाइयाँ हैं, वो डायरेक्टली गुर्दे में जाके सिर्फ चेंजेस करती हैं और प्रोटीन यूरिया कम कर देती हैं। वो बात कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन ब्लड प्रेशर अकेला ही आपके गुर्दे में चेंजेस करके या आपके प्रोटीन यूरिया को वर्स कर सकता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो, तो आपका प्रोटीन यूरिया बेहतर होना शुरू हो जाता है। उसकी एग्ज़ाम्पल है कि आप 2-3 प्रोटीन यूरिया कम करने वाली दवाइयों के ऊपर हैं, उसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर 160 और 70 है, तो आपका प्रोटीन यूरिया आता रहेगा, वो बेहतर नहीं होगा। आप प्रोटीन यूरिया वाली 1 या सिर्फ 2 दवाई पे हैं और उसकी अच्छी डोज़ पे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर है, तो आपका प्रोटीन यूरिया 0 की तरफ चलता रहेगा। तो ब्लड प्रेशर की गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ाने में, प्रोटीन यूरिया को वर्स करने में जो अहमियत है, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोटीन यूरिया, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़ हो गए हैं, आपके पेशाब में प्रोटीन भी है, क्योंकि हर डायबिटीज़ रिलेटेड गुर्दे के मर्ज़ में प्रोटीन यूरिया नहीं होता।
डायबिटीज़ जो गुर्दे का मर्ज़ कराती है, उसकी 2 बेसिक मैकेनिज़्म होती हैं। एक होती है ग्लोमेरुलस को डैमेज करके, जिसमें आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और एक होता है बड़ी खून की शरेयानों को डैमेज करके, जिसमें आपको प्रोटीन नहीं आता, लेकिन ये उस तरह का डैमेज होता है जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दे को डैमेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले किडनी डिज़ीज़ में भी आपके पेशाब में प्रोटीन नहीं आता। और यही वजह होती है कि जब हाई ब्लड प्रेशर वाली रिलेटेड किडनी डिजीज़ में प्रोटीन यूरिया आना शुरू हो जाए, तो हम देखते हैं कोई कोई और वजह तो नहीं है। बहरहाल अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आपके पेशाब में प्रोटीन यूरिया है, तो उसका टारगेट डिफ़ाइन होना बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ मरीज़ों के लिए ये बड़ा सरप्राइज़िंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इश्यू है कि हमने कभी प्रोटीन यूरिया चेक ही नहीं किया होता। किडनी डिजीज़ फंक्शन यानी कि क्रिएटिनिन ही चेक कर लें तो बड़ा लेवल होता है। प्रोटीन यूरिया का तो डायबिटीज़ के मरीज़ को पाकिस्तान में पता ही नहीं है, और मेरा ख़्याल है अगर मैं कोई बहुत बढ़-चढ़ के बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो मेरी वीडियोज़ के बाद कुछ डायबिटीज़ और गुर्दे के मरीज़ों को पता चला है कि प्रोटीन यूरिया भी कोई चीज़ होती है और उसकी भी कोई अहमियत होती है। डायबिटीज़ रिलेटेड वो किडनी डिज़ीज़ जिसमें प्रोटीन यूरिया आ रहा है, एल्ब्यूमिन यूरिया आ रहा है, उसका टारगेट बहुत ही ज़रूरी है, और उसको सामने रख के ही आपने सारी दवाइयाँ लेनी हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, लाइफ़स्टाइल। टारगेट क्या है कि आपने अपने प्रोटीन यूरिया को, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो को 30 मिलीग्राम से कम लेके आना है, प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो को 200 मिलीग्राम से कम लेके आना है। प्रोटीन यूरिया की जो डिटेल हैं उसको मैं एक सेपरेट एपिसोड में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे उसका थंबनेल दे दूँगा और नीचे वीडियो में लिंक दे दूँगा, जो कि बहुत ही अहम वीडियो है, आपने ज़रूर देखनी है और शेयर भी करनी है। प्रोटीन यूरिया के टारगेट को अचीव किए बगैर आप नहीं कह सकते कि मेरी डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिज़ीज़ की मैनेजमेंट अच्छी चल रही है। फिर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब किडनी डिजीज़ और डायबिटीज़ इटसेल्फ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसका मतलब होता है कि इन पेशेंट को दिल के मसले होने की या ब्लड वेसल रिलेटेड जो मसले होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये मसले होते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। जो लोग इन रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं, उनके लिए हम कोलेस्ट्रॉल का जो टारगेट है, जो आपकी लिपिड प्रोफाइल है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल के टारगेट हैं, वो एक ख़ास हद पे लेके आने की कोशिश करते हैं। जैसे डायबिटीज़ में तकरीबन आपका एलडीएल 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और अगर आपको साथ किडनी डिज़ीज़ भी है या हार्ट डिज़ीज़ भी है, आपको हार्ट अटैक हो चुका है, तो मे बी 70 से भी कम। अब मैं पर्सनली इतने टाइट कंट्रोल की फ़ेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि गाइडलाइंस ये रिकमेंड कर रही हैं और एविडेंस इसको साबित कर चुका है, तो मुझे भी रिकमेंड करना पड़ता है। अब आपने ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे अचीव करने हैं? उसका एक तरीका तो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी खाना, जिसको हम आइंदा आने वाली फ्यूचर में एक बड़ी लंबी सीरीज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? आपकी कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ। तो आप अगर डायबिटीज़ और किडनी डिज़ीज़ के कंबाइंड पेशेंट हैं, तो आपको मोस्ट लाइकली कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ लेनी चाहिए। मेरे बहुत ही कम पेशेंट इन दवाइयों पे हैं, क्योंकि मैं उनका हेल्दी लाइफ़स्टाइल से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, और अगर वो रीज़नेबल नंबर हो, बेशक उतना टाइट ना हो जितना गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं, लेकिन अगर रीज़नेबल नंबर हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई से बचाया जाए, उस पे ना डाला जाए। पर अगर ज़रूरी हो, मरीज़ अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर नहीं कर सकता, तो फिर मैं ज़बरदस्ती उनको कहता हूँ कि आपने ये दवाई ज़रूर खानी है, यही आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। एपिसोड को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है या मैं एसी चलाऊँ तो माइक की आवाज़ ख़राब हो सकती है, और एसी ना चलाऊँ तो मुझे बार-बार टिश्यू का इस्तेमाल करके पसीना साफ़ करना पड़ता है। लेकिन एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम एपिसोड के एंड पे पहुँच गए हैं। मैंने आपको बेसिक ये बताया है कि जब डायबिटीज़ के मरीज़ को गुर्दे का मर्ज़ हो जाए, तो उसकी मैनेजमेंट बड़ी यूनिक होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और बड़ी केयरफुली करनी चाहिए। आप सिर्फ़ दवाइयों को हर चीज़ समझते हैं, मैं दवाइयों को सिर्फ़ एक बड़ा ही अहम हिस्सा समझता हूँ, और लाइफ़स्टाइल और बाकी टारगेट अचीव किए बगैर आप डायबिटीज़ के मरीज़ में जो गुर्दे का मर्ज़ है, उसकी मैनेजमेंट को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। आज के बाद आपने ट्रीटमेंट का लफ़्ज़ नहीं यूज़ करना, मैनेजमेंट का लफ़्ज़ यूज़ करना है, दवाइयों पे भी नज़र रखनी है।
डॉक्टर से पूछना है कि इन दवाइयों का मुझे क्या फ़ायदा है, क्या ये गुर्दे के मर्ज़ में भी हेल्प करेंगी, मेरे टारगेट्स क्या हैं, मेरा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, मेरा हीमोग्लोबिन A1C कितना होना चाहिए, मेरा प्रोटीन यूरिया कितना होना चाहिए, मैं जा किस तरफ रहा हूँ। और जब आप ये डायरेक्शन सेट करेंगे, तो आपको पता होगा कि मैं डेली बेसिस पे कैसे अपने मर्ज़ की मैनेजमेंट कर रहा हूँ कि मैं ख़ास डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके ये अचीवमेंट मैंने की है। और अगर आप उस डायरेक्शन अच्छी वाली डायरेक्शन की तरफ नहीं जाएँगे, तो फिर आप बुरी वाली डायरेक्शन की तरफ जाएँगे। बेसिकली आपका मर्ज़ वर्स होता जाएगा और यहाँ पे वो मैं कन्फ्यूज़न क्लियर करता चलूँ, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ेज़ हैं। इसमें डॉक्टर के कहने का ये मतलब नहीं होता कि ये कोई ऐसा मर्ज़ है जिसने बस बढ़ते चले जाना है, कपड़ा है फटते चले जाना है, सलाइयाँ उधड़ती चली जानी हैं। लेकिन अगर आपका लाइफ़स्टाइल वही रहेगा, आप अपने जिस्म के अंदर वही चीज़ें फूँक रहे हैं, जो कि इस आग को भड़का रही हैं, तो ये आग भड़कती जाएगी, जलती रहेगी, आपके अंदर तबाही करती रहेगी। अगर आप उस लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर लेंगे, तो ये डिज़ीज़ पहली स्टेज पे यहाँ पे रुक जाएगी, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्सल से मुझे याद आया कि हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आप डायबिटीज़ वाली स्टेज पे पहुँचते कैसे हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है? और कैसे आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपकी ओपिनियन, आपके एक्सपीरियंस, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं बड़ी शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहा होता हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। दूसरे पेशेंट्स को आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। इस काम में अपना हिस्सा ज़रूर डालें, मोटिवेशन के साथ, पैशन के साथ, एम्पैथी के साथ, कमेंट में भी हिस्सा लें। अगर आपके दाएँ-बाएँ कोई गुर्दे के मरीज़ हैं, उनको भी एजुकेट करें, उनको समझाएँ कि कैसे आपने अपने मर्ज़ को समझना है, कैसे उससे अच्छी फ़ाइट करनी है और मोटिवेशन और पैशन और पर्पस के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। बेशक आपको मर्ज़ है, बेशक आपको नहीं है। आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली बड़ी ही एक्साइटिंग एपिसोड में, जिसका मुझे खुद बड़ी देर से इंतज़ार था और मैं कोशिश करूँगा कि उसको एज़ नियरली परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, जितना कि मैं कर सकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।